हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 अगस्त के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक देश के बारे में, एंटीगुआ एंड बारबुडा। उसके बाद पढ़ेंगे कैरीकोम के बारे में। फिर एक नई स्कीम लॉन्च की गई है असम गवर्नमेंट द्वारा, ओरनोदोई, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्लेनेट हंटर TESS ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। केपलर मिशन के बारे में पढ़ेंगे हम। इंडियाज एक्सोप्लैनेट सर्च मिशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। PM स्वनिधि स्कीम के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में हम जानेंगे इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं एंटीगुआ और बारबुडा के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे? बिकॉज इंडिया ने हेल्प की है इनकी कोविड के टाइम में $1 मिलियन देकर एंटीगुआ और बारबुडा को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये दो कंट्रीज नहीं है, ये एक ही कंट्री है। तो बीच में एंड लगा है तो ऐसे मत सोचना कि कहीं एंटीगुआ अलग कंट्री है और बारबुडा अलग कंट्री है। दो आइलैंड्स है बट कंट्री सेम है। तो इंडिया ने क्या किया है, $1 मिलियन की हेल्प की है एंटीगुआ और बारबुडा को। और ये दोनों कंट्रीज किसका पार्ट है? ये पार्ट है कैरिकोम का। कैरिकोम क्या है? एक कैरिबियन कम्युनिटी है, मतलब कैरिबियन सी के आसपास जो कंट्रीज है उन्होंने एक कम्युनिटी फॉर्म की हुई है, उसे कहते हैं कैरिबियन। 20 डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है कैरिकोम। याद रखना है डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज है कैरिकोम के अंदर। तो अभी इंडिया ने $1 मिलियन की हेल्प भेजी है एंटीगुआ एंड बारबुडा को, और जो बाकी देश है कैरिकोम में उसने भी $1 मिलियन की हेल्प दी है इंडिया ने। होगा क्या, जो $1 मिलियन दिया है उसके बाद कंट्रीज आर टू बी असिस्ट भी करेगी कंट्रीज को विद डिस्पोजल इम्परवियस जर्म्स, फुल कवर गूगल्स, वेंटिलेटर्स, फेस शील्ड, एग्जामिनेशन ग्लव्स, डिस्पोजेबल मास्क। तो इनके बारे में बताएगी इंडिया इन कंट्री को कि कैसे आपको मैनेज करना है कोविड के समय में। और 10,000 हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टैबलेट भी भेजी गई है एंटीगुआ और बारबुडा के लिए इंडिया द्वारा। लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां जहां पिन किया हुआ है यहां पर है एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो याद रखना कौन से ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और किस सी के पास है, कैरिबियन सी के पास है। तो यहां पर अगर आप जूम करके देखें मैप में, गूगल पर जाइएगा, वहां लिखिएगा बारबुडा के बारे में तो आपको आ जाएगा, और फिर जूम करके देखिएगा यहाँ छोटे छोटे कई सारे देश आइलैंड नेशंस है, वो सारे कैरिकोम के पार्ट है। कैरिकोम क्या है? कैरिबियन कम्युनिटी है एक। अब बढ़ लेते हैं कैरिकोम के बारे में। सबसे पहले फॉर्म हुआ था 1973 में। 15 इसके मेंबर्स है बट 5 मोर मेंबर्स भी है। 15 तो एग्जैक्ट मेंबर है, 5 एसोसिएट मेंबर्स है। और तो जो 15 मेंबर्स है वो है एंटीगुआ, बारबुडा, बारबाडोस, बहामास, डोमिनिका, बेलीज, ग्रेनाडा, हाइटी, गुयाना, मोंटेसेराट, जमाइका, सेंट किट्स, सेंट विंसेंट, सुरिनेम, ग्रेनाडियस, त्रिनाद, टोबागो। तो ये कंट्रीज है 15 जो इसके मेंबर है, और 5 और एसोसिएट मेंबर्स भी है कैरिकोम के। अब जो चेयरमैनशिप है कैरिकोम की वो हर 6 महीने में अलग अलग कंट्रीज के पास जाती रहती है। हर 6 महीने में वो रोटेट करते रहते हैं अपने चेयरमैन को अमंग कैरिकोम नेशंस। बनाया क्यों गया है अब कैरिकोम, मतलब फायदा क्या होता है इससे जो इसके अंदर कंट्रीज आती है? तो फायदा क्या है? सिंगल मार्केट का। सिंगल मार्केट में क्या होता है? सिंगल मार्केट इकोनॉमी है जो उसमें द इकोनॉमी अलोज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस देयर बॉर्डर्स। तो आप कहीं भी जाकर अपना सामान बेच सकते हैं, आपको टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। इन कंट्रीज में फ्री मूवमेंट होती है आपके गुड्स की, जो कैरिकोम नेशंस है इनके अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया है $1.66 मिलियन टू कैरिकोम फॉर देयर IT सेक्टर के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। आपको याद क्या रखना है कैरिकोम के बारे में कि कैरेबियन कम्युनिटी है, उससे फॉर्म हुई है कैरिकोम।
स्टार्ट कब हुई थी? 1973 में। 15 मेंबर्स है और 5 एसोसिएट मेंबर्स है इसके। और सिंगल मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं ये लोग, मतलब अलाउ करते हैं ये फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस देयर बॉर्डर्स। तो आप अगर इन कंट्रीज के मेंबर है तो आप दूसरी जो कंट्रीज कैरिकॉम के अंडर आती है उन कंट्रीज में जाकर भी अपना सामान बेच सकते हो, टैक्स वगैरह नहीं लगेगा आपके ऊपर। अब इंडिया और कैरिकॉम के क्या रिलेशन है, कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ। तो सबसे पहले जो कॉन्क्लेव हुआ था इंडिया कैरिकॉम का वो 2009 में हुआ था, 2009 में हुआ। और जो मोदी जी द्वारा पहली समिट हुई इंडिया कैरिकॉम की न्यूयॉर्क में हुई, वो हुई 2019 में। और मीटिंग क्या था, मीटिंग का फोकस क्या था इस समिट का जो न्यूयॉर्क में हुआ, वो था क्लाइमेट चेंज और इंडियाज पार्टिसिपेशन इन कैरिकॉम ग्रुपिंग। और इंडिया ने क्या अनाउंस और क्या मदद दी है, अनाउंस किया है इन्होंने कि $40 मिलियन ग्रांट दी है फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन कैरेबियन रीजन, और $150 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट सोलर एनर्जी के लिए दिया है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोजेक्ट फॉर कैरिकॉम में देने की बात बोली है इंडिया ने। तो ये सब था इंडिया का रिलेशन कैरिकॉम के साथ। 2009 में स्टार्ट हुआ था, अभी 2019 में पहली समिट हुई थी इंडिया और कैरिकॉम की, वो हुई थी न्यूयॉर्क में, याद रखना है आपको। एक मेगा स्कीम लॉन्च की गई है असम गवर्नमेंट द्वारा। सबसे पहले असम के सीएम कौन है, वो है सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी के है सर्बानंद सोनोवाल। स्कीम का नाम क्या है, अरुणोदय। अरुणोदय किसके लिए लॉन्च की गई है, वुमेन्स को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए। वुमेन्स को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है अरुणोदय, इसके द्वारा, असम के द्वारा, याद रखना है आपको। और होगा क्या स्कीम में, 830 रुपीज पर मंथ ये प्रोवाइड करेगी पुअर हाउस होल्ड्स को। तो ये है स्कीम, 830 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड करेगी पुअर हाउस होल्ड्स को, जो कि हेल्प करेंगे मीट करने में देयर न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल, एकेडमिक नीड्स, आल्सो टू विल एड इन मीटिंग देयर एडिशनल स्पेंडिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो जो खर्चे होंगे इन वुमेन्स के, उनको उठाने में ये पैसा जो सरकार देगी वो मदद करेगा। सबसे पहले जो पता होना चाहिए आपको वो है कंडीशन, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं। वो है ओनली कंडीशन इज दैट देयर कंपोजिट इनकम, जो उनकी पूरी इनकम होगी साल की, वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। तो वही वुमेन्स, और जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो दी जाएगी जो हाउस होल्ड है, जो हाउसेज रन बाय डाइवोर्स्ड वुमेन्स, विडोज, सेपरेटेड वुमेन्स एंड अनमैरिड वुमेन्स। मेनली सिंगल वुमेन्स को ज्यादा मौका दिया जाएगा इसमें। कंडीशन आपको याद रखनी है, कौन फायदा उठा सकता है, जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम हो, उन्हें अरुणोदय स्कीम का फायदा मिलेगा। किसने लॉन्च किया है, याद रखना है, असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, वुमेन्स के लिए लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं नासा के बारे में। नासा का एक प्लेनेट हंटर है, TESS नाम है उसका, उसने अभी 66 नए एक्सो प्लेनेट्स फाउंड की है। सबसे पहली बात, एक्सो प्लेनेट क्या होता है। तो एक्सो प्लेनेट्स आर प्लेनेट्स दैट ऑर्बिट अ स्टार अदर देन आवर सन। तो ऐसे प्लेनेट जो हमारे सन के इर्द गिर्द नहीं घूमते बल्कि किसी और स्टार के इर्द गिर्द घूमते हैं। आपको पता होगा हमारा सन भी एक स्टार है। तो ऐसे प्लैनेट्स जो किसी और स्टार के अराउंड घूम रहे हैं उन्हें कहते हैं एक्सोप्लैनेट्स। यह सिंपल वे में डेफिनेशन एक्सोप्लैनेट की। अब पढ़ लेते हैं TESS के बारे में। ये क्या है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। तो एक सैटेलाइट है जो एक्सोप्लैनेट फाउंड करती है, किसकी है, नासा की है। अभी क्या किया है इसने, 66 नए एक्सोप्लैनेट फाउंड किए हैं। कैसे फाउंड किए, 4 कैमरास की मदद से इसने फाउंड किया है। इसके ऊपर 4 कैमरा लगे हैं और अबाउट 1 मंथ इसने स्काई को मॉनिटर किया है
फिर जाके इसे नए 66 एक्सोप्लैनेट मिले हैं। और ये जो मिशन है एक्सोप्लैनेट फाइंड करने का, टेस की मदद से वो 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आगे पढ़ लेते हैं और इंफॉर्मेशन टेस्ट के बारे में। सबसे पहले इट इज अ स्पेस टेलीस्कोप। टेलीस्कोप है एक नासा द्वारा क्या फाउंड करने के लिए एक्सोप्लैनेट, और इट विल कवर 400 टाइम्स लार्जर एरिया एज कवर्ड बाय केपलर मिशन। तो एक पहले भी एक मिशन सेंड किया गया था नासा द्वारा, उसका नाम था केपलर मिशन। उसका काम भी एक्सोप्लैनेट फाउंड करने का था। बट जो अब ये नया वाला है टेस TESS, वो 400 टाइम ज्यादा एरिया कवर करेगा। और लॉन्च किसने किया था TESS को? वो किया था फाल्कन रॉकेट ने, 2018 में लॉन्च किया गया है। और अभी तक इसने देखिए कितने ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स फाउंड कर दिए हैं। 1835 एक्सोप्लैनेट ये अभी तक फाउंड कर चुका है। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका टू सर्वे ब्राइटेस्ट स्टार नियर द अर्थ। तो अर्थ के नजदीक जो सबसे ज्यादा चमकदार तारा होगा उसे ढूंढना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जो पहले केपलर मिशन था उसका फोकस क्या था? डिस्टेंट स्टार्स पर था। और जो टेस है उसका फोकस है अराउंड नियर बाय स्टार। तो जो अर्थ के नजदीक स्टार्स है उन पर ज्यादा फोकस है। जो ये नया मिशन है, जो पुराना था वो देख रहा था दूरी वाले स्टार्स को देख रहा था। केपलर मिशन के बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो ये भी एक्सोप्लैनेट ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था, नासा द्वारा भेजा गया था टू सर्वे इन मिल्की वे गैलेक्सी में। अर्थ लाइक स्मॉल प्लेनेट ढूंढ रहा था, मेन फोकस इसका यही था। ये पढ़ लीजिएगा आप नीचे। बस आपको ये पता होना चाहिए केपलर मिशन के बारे में कि अर्थ से दूरी वाले स्टार्स को ढूंढ रहा था। बट जो ये अभी नया वाला मिशन है ये अर्थ के पास वाले स्टार्स को ढूंढ रहा है। प्लैनेट्स अराउंड नियर बाय स्टार्स। तो जो अर्थ के करीब स्टार होंगे उसके इर्द गिर्द जो प्लैनेट घूम रहे होंगे उन्हें ढूंढ रहा है टेस, जो नया मिशन है नासा का। अब क्या इंडिया के पास भी कोई ऐसा मिशन है, इंडिया ने भी कोई लॉन्च किया है एक्सोप्लैनेट ढूंढने के लिए? तो आंसर है बिल्कुल यस है। और नाम आपको याद रखना है, नाम है पारस। क्या नाम है? पारस। पारस है इंडिया का एक्सोप्लैनेट सर्च मिशन। पारस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। पारस है इंडिया का एक्सोप्लैनेट सर्च मिशन। ग्राउंड बेस्ड एक्सोप्लैनेट सर्च डिवाइस है, मतलब ग्राउंड के ऊपर ही रखा हुआ, हमने स्पेस में नहीं भेजा है, कोई सैटेलाइट नहीं भेजी है। ग्राउंड से ही हम ढूंढ रहे हैं नए नए प्लैनेट्स को। कहाँ लोकेटेड है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है? पता होना चाहिए आपको। बताइए माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू है राजस्थान में। तो ये याद रखना है। और बाकी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है यहाँ, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। और क्या बात याद रखनी है? इट इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग प्लैनेट्स अराउंड एम टाइप स्टार्स। एम टाइप स्टार्स क्या होते हैं? पहले तो 76% जो स्टार है सोलर सिस्टम में वो एम टाइप है। होता क्या है? दे हैव लो ल्यूमिनोसिटीज। तो ल्यूमिनोसिटी क्या होती है? luminosity of an object is a measure of its intrinsic brightness and is defined as amount of energy the object emit in a fixed time। तो जितनी ब्राइटनेस होगी ऑब्जेक्ट की वो उसकी ल्यूमिनोसिटी कहलाती है। तो एम टाइप स्टार्स को पारस डिटेक्ट करता है, ये याद रखना है। एम टाइप्स के बारे में ऑप्शन में आ सकता है आपको, एम टाइप स्टार को क्या डिटेक्ट करता है, पारस या नहीं। और लोकेशन कहाँ है इसकी? माउंट आबू में। और कैलिब्रेशन कैसे हो रही है? लैंप कौन सा यूज हो रहा है? थोरियम आर्गन लैंप यूज हो रहा है इसमें, ये भी याद रखना है। और एक स्कीम के बारे में बात करते हैं, पीएम स्वनिधि स्कीम। क्यों न्यूज में आज? बिकॉज 5 लाख लोन एप्लीकेशन फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर। 5 लाख अभी तक एप्लीकेशन आ चुकी है सिर्फ 41 डेज में। इसके लॉन्च के सिर्फ 41 डेज के बाद 5 लाख एप्लीकेशन मिल चुकी है स्वनिधि स्कीम के अंदर। तो है क्या ये स्कीम? पीएम स्वनिधि इज पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। पीएम स्ट्रीट वेंडर
आत्मनिर्भर निधि। तो स्ट्रीट वेंडर्स से रिलेटेड ये स्कीम है, जो रेडी वाले होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड ये स्कीम है। क्या करेगी स्कीम? उनको 10,000 रुपए का लोन प्रोवाइड करेगी स्ट्रीट वेंडर्स को। जैसे आपको पता होगा अभी लॉकडाउन में स्ट्रीट वेंडर्स का बिजनेस बिल्कुल ठप है, तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और इनका बिजनेस फिर से शुरू करवाने के लिए सरकार क्या कर रही है? 10,000 रुपए का लोन दे रही है इन्हें। और अभी तक सरकार 1 लाख एप्लीकेंट्स को लोन दे भी चुकी है और 5 लाख टोटल एप्लीकेंट्स अभी तक आ चुके हैं सरकार के पास। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि लॉन्च किसने की थी। लोन से रिलेटेड है तो आपको हो सकता है लगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, बट ये स्कीम किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान के नीचे लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब हमारे मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के? हरदीप सिंह पुरी जी इसके यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। वो हमारे एविएशन मिनिस्टर भी है, हरदीप सिंह पुरी, याद रखना है, हरदीप सिंह पुरी। तो आई होप आपको पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। स्ट्रीट वेंडर्स से रिलेटेड स्कीम है, याद रखना है। 10,000 का लोन प्रोवाइड करेगी सरकार। और एम क्या है सरकार का कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को हम ये लोन प्रोवाइड करें। हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, वो है इंटरनेशनल यूथ डे। तो कब मनाया जाता है? वो है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को एक और दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है, वो आप बताएंगे कमेंट में कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। जो सबसे पहले ये स्टार्ट कब किया गया था? वो था 1999 में। याद क्या रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो है थीम। थीम क्या है इस बार का 2020 इंटरनेशनल यूथ डे का? वो है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। आजकल आपसे एग्जाम में डेट नहीं पूछते, बट थीम्स पूछने लग गए हैं कि थीम क्या था इस बार उस दिन का। तो आपको याद रखना है 2020 इंटरनेशनल यूथ डे का थीम था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अब एक और इंपॉर्टेंट दिन वो है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे, अभी हमने क्या पढ़ा? इंटरनेशनल यूथ डे। अब हमारा इंडिया में हम कब मनाते हैं यूथ डे? वो है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या हुआ था इस दिन? इस दिन बर्थडे था किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे था 12 जनवरी को। तो कंफ्यूज नहीं होना है इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे में। दोनों 12 को आते हैं, बट एक जनवरी में आ रहा है, एक अगस्त में। अगस्त में कौन सा है? इंटरनेशनल यूथ डे। हम इंडिया वाली कब मनाते हैं? नेशनल यूथ डे कब है? वो है 12 जनवरी को। क्या हुआ था इस दिन? बर्थडे है इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और काफी सारी नॉलेज गेन की होगी आपने वीडियो देख के। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।